तो डियर लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का नेक्स्ट पॉइंट। बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आने चाहिए, आइदर शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप। इसका क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस में भी बनेगा। जैसे बोर्ड ने बोला है कि लगभग 50% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी वाले हैं, तो आपको इसको बहुत ही सही तरीके से समझना चाहिए और ज़्यादा याद नहीं रखने का काम है इसमें ना। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टर, सॉरी चार्ज्ड स्फीयर। अब चार्ज्ड स्फीयर हमारे पास दो हैं, एक को हम बोलते हैं कंडक्टर और एक को बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, अब नॉन कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर भी बोलते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो इसके तीन बहुत ही सुंदर नाम है। अब मजेदार बात यह है कि ये बोर्ड में नहीं है पिछले 2 या 3 साल से, बट नीट के लिए और जेई के लिए, और अगर कोई ग्रेविटेशन इसके साथ में देखता है तो ये वाला पोर्शन इसका बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है। बोर्ड की प्रिपरेशन में तो आप इसको छोड़ सकते हो, पर हमें अगर एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए इसको प्रिपेयर करना है तो हमें ये आना चाहिए। कैसा स्फीयर है ये एक, अच्छा हाँ, इस कंडक्टर में देखो, कंडक्टर में ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। हॉलो और सॉलिड एक ही बात है क्या? आम आदमी के लिए एक बात नहीं है, बट अगर हम इसको चार्ज के रेफरेंस में देख रहे हैं, तो अगर आपने कोई एक कंडक्टिंग बॉडी ली, कंडक्टिंग कंडक्टिंग का क्या मतलब है? सारा चार्ज रिपेल करके सरफेस पे आ जाएगा। इसका मतलब इसके सॉलिड और इसके हॉलो होने का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग किस बात का है कि वो इसकी बॉडी कैसी है, इसकी बॉडी पे ही है, सरफेस पे ही चार्ज है, यहां है। तो ये ध्यान रखना, सॉलिड हो या हॉलो हो, चार्ज हमेशा कहां रहेगा? चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन आउटर सरफेस। तो इसीलिए हॉलो होने का और सॉलिड होने में कोई इसमें डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सॉलिड और इसके हॉलो होने से। समझ में आ गई बात इतनी? वेरी गुड। अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो अब मैं इसका आपको कंपैरिजन, चूंकि अपन कंपैरिजन में ही पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इसका ग्राफ से ही इसकी सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं मैं। जैसे ये मैंने एक स्फीयर बनाया, कैसा स्फीयर है ये? कंडक्टिंग। कैसे पता चलेगा कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है? सारा चार्ज कहाँ रहना चाहिए? उसके सरफेस पे। ठीक है, इसके सॉलिड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। सारा चार्ज उसके सरफेस पर है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं, सारा चार्ज सरफेस पर है, इससे आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। और अगर अंदर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? जीरो। चार्ज आपको कहां मिलेगा? सिर्फ इसके आउटर पे। अगर ऐसी ही चीज मैं इसकी भी बना दूं यहां पर, तो इसमें क्या है बच्चों? इसमें सॉलिड और हॉलो होने का फर्क पड़ेगा। बट मजेदार बात यह है कि अगर आपने इसको लिया है नॉन कंडक्टिंग, तो इसका मतलब सारा चार्ज इसके अंदर ही होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करा तो वो चार्ज इस बॉडी के अंदर रहेगा। अंदर रहने का मतलब हो गया इट मस्ट बी सॉलिड, है ना। इसीलिए लिखा क्या है, इसका एक नाम क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग तो वैसे ही बोल सकते हैं अपन स्टार्टिंग में ही। ये इसका थोड़ा सा टेक्निकल नाम है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक, सारा चार्ज कितना है इसके पास? Q, पर ये है कहां?
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब हो गया वी हैव टू कंसीडर चार्ज डेंसिटी सिग्मा टोटल क्यू अपॉन इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जबकि यहां पर क्या कंसीडर करना पड़ेगा? सिग्मा, वहां पे सॉरी रो, और ये हो जाएगा टोटल क्यू अपॉन 4 पाई r²। यानी कि क्यू को आप सिग्मा के टर्म में क्या लिख सकते हो? सिग्मा 4 पाई r²। और यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू को थोड़ा सा इसको ऐसे करके शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे को जगह मिल जाए, के लिए भी जरूरी है ना भाई। तो यहां पर आप इसके क्यू को लिख सकते हो रो 4/3 पाई r²। आर इसमें दब रहा है क्या? तो मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, आई थिंक अब ये पूरा पूरा आपको विजिबल है। अगली बात समझ में इतनी। तो ये तो भैया ध्यान रखना बहुत धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको, बट ये हो क्या रहा है? सिर्फ अपन प्लान सेट कर रहे हैं, करना क्या है उसका। तो मैंने दो चीजें बताई, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर हॉलो हो या सॉलिड हो एक ही बात है, क्योंकि सारा चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड करने वाला है। और नॉन कंडक्टिंग के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए अंदर मास होना चाहिए। अब यहां पे चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप इसकी सरफेस तक की पोजीशन तो खाली ही छोड़ सकते हैं। ये है सेंटर, ये आपका रेडियस, और ये आर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली क्या है? 0। और बाहर से क्या हो जाएगा? ये 1/r² को फॉलो करता हुआ आएगा। क्या हो जाएगा? ये 1/r² को फॉलो करता हुआ आएगा, ऐसा। ठीक है, सरफेस पर फील्ड है। सरफेस को मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ऐसे बना देता हूँ, ये यूं। तो बाहर कितना फील्ड आएगा? बाहर आएगा k, कितना चार्ज है, अपॉन r²। और सरफेस पे कितना आएगा? R इक्वल टू R पर फील्ड होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस इज k q अपॉन r²। R ग्रेटर देन R पर फील्ड होगा E आउटर इज इक्वल टू k q अपॉन r²। अब इसका जो ये रिजल्ट है ना, ये बोर्ड तक तो ठीक है, बट जैसे ही हम इस रिजल्ट के ऊपर भी काम करें, मान लो सपोज हमारा इसका काम जो है वो रिजल्ट के ऊपर है, कि हम इसके रिजल्ट को सोच रहे हैं वो कैसे ऑपरेट होने वाला है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी पोजीशन मैंने ऐसे कर दी है ताकि आपका ध्यान इसके डायग्राम पर ही जाए। देखो, तो इसके जो रिजल्ट है ना, इसको आप सिग्मा के फॉर्म में भी लिखो तो ये रिजल्ट क्या आएगा? सिग्मा कॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका रिजल्ट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r², और डिनोमिनेटर में भी r²। क्या क्या पता चला है इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है। कहाँ पे? आर वाली डिस्टेंस पे। आर मतलब आप जब इसके आउटर की किसी पोजीशन पे जा रहे हो
तो हमको सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी देखनी है इसकी, आर वाले पे, सिर्फ आर वाली चीज पे डिपेंडेंसी चल रही है, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा जो कहानी थी आर लेस देन आर, वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वो तो जीरो ही हो रहा है। तो इतनी सी बात है इसमें बस। इस तीसरी वाली बात को तो आप हटा भी सकते हो कि वो हम ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो अपन ग्राफ से ही समझ जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना, आप इसमें उल्टा चलोगे, उल्टा चलने का मतलब है हम पहले ग्राफ देखेंगे, हम जब ग्राफ देखेंगे उसी से ही इसके फॉर्मूले आपको याद आ जाने चाहिए, ठीक है। अलग क्या है, अलग है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी एक मैं आपको बात बताऊं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई स्फीयर है, यही स्फीयर है, और ये थोड़ा ऐसा मटेरियल है, कंडक्टिंग स्फीयर है, पर ये ऐसा है जिसको आप जेली टाइप का मान लो आप, है ना। इसको अपन प्लेट कर सकते हैं, पूरा फ्लेन कर देते हैं, ऐसे दबा देता हूं मैं, तो एक ढपली जैसी बन जाएगी डिस्क, है ना। ढपली होती है ना ड्रम बजाने वाला, जैसे ऐसे होता है वैसे ही शीन बन जाएगी। यानी आप बोल सकते हो एक बहुत पतला सिलेंडर बन जाएगा। और याद करो, ऐसे किसी कंडक्टिंग शीट के लिए फील्ड क्या लिखा हुआ है आपने, क्या पढ़ रखा है आपने पहले की क्लासेस में, भी रिवीजन वाली में मैंने नहीं बताया, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बहुत जनरल रिजल्ट है, बहुत ही जनरल रिजल्ट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो है वो तो आर अपॉन आर स्क्वायर पे आ ही रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी सबसे मजेदार चीज है ना, वो है इसका तीसरा वाला, ये वाला काम, जो अब बोर्ड के सिलेबस में ध्यान रखना है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है ये वाला सेक्शन। दूसरा वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट यही वाला था। बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी में दूसरे वाले के बारे में कोई बात नहीं है, बट कंपटीशन में इसका डाउट रहता है, ये पूछा जा सकता है। नीट भले ही ना पूछे, पर जेई मेन में तो ये आ ही सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 केसेस हैं, तो आप इसके ग्राफ से शुरू करो इसको, ठीक है। ग्राफ कैसा बनाया मैंने, पहले मैंने बनाया सरफेस को मार्क करता हुआ, ये सरफेस तक का हो गया ऐसा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जीरो, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अब इसके ग्राफ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं, आप इसकी फिजिक्स समझो, आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, और चार्ज का अगर एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है तो इस पोजीशन पे इतना चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यही वाली बात यहां के लिए बोल रहे होते तो इतना चार्ज है जो फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट लीनियरली इंक्रीज होता है, ई प्रोपोर्शनल टू आर। कहां से कहां तक, आर लेस देन आर तक। सरफेस पे आते ही तो फिर वही रिजल्ट है जो पहले था, और बाहर वाले ऑब्जर्वर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको इस ऑब्जेक्ट को देखने से कुछ मीनिंग या कुछ फर्क पड़ता है क्या कि ये सॉलिड है या हॉलो है? नहीं। आपके लिए क्या है, एक स्फेयर है, स्फेयर पे मैंने बोला इस पे चार्ज क्यू है, और आपका पोजीशन ये वाला है। तो आप जब इसको फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपसे चार्ज कंसीडर करोगे, भले वो अंदर हो, भले वो इसके सरफेस पर हो, तो टोटल चार्ज क्यू। इसीलिए आउटर के रिजल्ट हमेशा सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम R इक्वल टू आर वाला केस लिखते हैं ना, इसी को मैं रिजेंबल करते हुए लिख देता हूं, जो ये वाला केस चल के आ रहा है ऐसा, यानी R इक्वल टू आर वाला, तो हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा वाला R ग्रेटर देन आर, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये सरफेस है और ये है आउटर का, वो आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ही लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जो इसका अलग काम है, अलग R लेस देन R वाला, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, R लेस देन R का इनर पोजीशन पे, तो वो आता है KQ R अपॉन R क्यूब। पहले ही बोल चुका हूं मैं, आपको इसको ध्यान रखना है ओनली फॉर कंपटीशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन के लिए ही, पर्टिकुलरली जेई मेन, ये जो रिजल्ट आया है ना बच्चों, इसको रो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रो के फॉर्म में, तो यहां आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R। देखो क्यू लिखा है यहाँ पे, क्यू लिखा 4/3 पाई R क्यूब, नीचे वाले R स्क्वायर से, नीचे वाले R स्क्वायर से वो R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको ऐसे मोटा मोटा लिख के दिखाता हूँ, देखो इज इक्वल टू, गायब हो जाएगा, ध्यान रखना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सीधे क्या लिखा है R स्क्वायर, क्यू की जगह क्या रखूंगा मैं, रो, और 4/3 पाई R क्यूब। इसको रिजल्ट को देख लो बहुत अच्छे से, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है, 4 पाई R स्क्वायर R, बचा क्या, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट लिख दिया। अब बताओ, अगर आपने प्रोसेस ढंग से समझा है तो इस दूसरे वाले के रिजल्ट को क्या लिखूंगा मैं, तो लिखूंगा रो 3 एप्सिलॉन नॉट साथ में R स्क्वायर और यहाँ पे R क्यूब। डायमेंशन तो ऊपर वाली ही रहनी चाहिए। हाँ, इस तीसरे वाले को क्या लिखेंगे, तीसरे वाले को R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R। अब ये जो तीसरा रिजल्ट है ना, अब देखो कहानी में कहानी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा ही है, अनंत है इसकी कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस टाइप से चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर भी फिर इसके और फर्दर क्वेश्चन बनेंगे। अभी मैं अपने डिस्कशन को इतना ही लिमिटेड रखता हूं, बट इसके इस वाले रिजल्ट से, इस फाइनल वाला जो आया है ना, इससे भी बहुत सुंदर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही सुंदर। बोर्ड वाला काम तो ये है ही। कंडक्टिंग स्फीयर देखना है आपको, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या देखना है, कंडक्टिंग स्फीयर में आपको देखना है कि क्या यहाँ पर पोटेंशियल फील्ड अंदर है, अंदर नहीं होगा। अंदर क्यों नहीं होगा, अंदर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है। मान लो आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है कि ऐसा क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि सिंस टोटल चार्ज या क्यू इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज 0, इसलिए होगा ही नहीं, ऑब्वियसली, सीधी सीधी बात है ये तो, है ना। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का काम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के और जो दूसरी बॉडीज हैं, ये तो कंडक्टिंग वाला हो गया, इनको करने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है। ठीक, ये फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की, अपना डिस्कशन लिमिटेड है। मैं वापस पोटेंशियल पे आऊंगा तो फिर इस पेयर पे आऊंगा, मैं इसलिए इसको साथ नहीं ले रहा ताकि आपका रिवीजन बोर्ड के अकॉर्डिंग हो जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। अब आप साइमल्टेनियसली समझते रहना कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक टर्म है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम पढ़ते हैं, पहले तो एक तो फ्लक्स पढ़ते हैं। तो फ्लक्स क्या है, देखो फ्लक्स को अगर अपन डिफाइन करें तो मैथमेटिकली डिफाइन कर लो। अगर हमने कहीं पर एक यूनिफॉर्मली फील्ड लिया, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन कर दिया, सारी पैरेलल हैं, इक्वल स्पेसिंग है, यानी कि इनकी लाइंस की डेंसिटी हर जगह बराबर है,
दैट्स वाई ये कैसा फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें हमने एक कोई शीट रख दी, कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट मान लो, कुछ भी ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इसको इसमें रखते हो तो आपने इसको कैसे रखा है, यू हैव टू प्लेस दिस एट सम एंगल। ये एंगल है सपोज आपका अल्फा, इस एंगल को आपने अल्फा बोल दिया। जैसे मेरे पास मान लो ये एक कोई मटेरियल है, ये एक कोई शीट है, और यहां से इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और मैंने इसको रख दिया। तो ये जो एंगल आपको यहां पर एक्यूट एंगल दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये है एंगल अल्फा। बट फ्लक्स इज डिफाइंड एज, flux is defined as a dot product of electric field and area vector. Total flux EDA cos theta. डॉट प्रोडक्ट ऑफ यानी कि कॉस ऑफ थीटा आएगा। बट ये थीटा किसका एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया भैया, थोड़ा बहुत याद आया पहले का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। बात आ रही है इसी एरिया वेक्टर क्या क्या करे, व्हाट इज दिस एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड यू कैन से। अगर हमारे पास ऐसी कोई बॉडी है, ऐसा कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है, अगर अपन डायमेंशन कंसीडर कर रहे हैं, साइड अलग अलग ले रहे हैं, ऐसी कोई बॉडी है जिसको मैं यूं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंसा देता हूं। देखो मैथमेटिक्स है ना, चीज़ों को पढ़ना इजी बनाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी बनती है जो एक आम आदमी भी समझ सकता है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, आम आदमी को एरिया वेक्टर नहीं समझ में आएगा, पर आता है, सबको आता है, बहाने नहीं बनाने चाहिए। अब जैसे ये वाला सरफेस लिया हमने, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। अब जब जब मैं बोल रहा हूँ ना ये, अब इस ये को गायब कर दो, लैंग्वेज हटा दो, मैथमेटिकल लैंग्वेज दे दो, तो क्या बोलूंगा मैं, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है, आई कैप। अब आप दुनिया में किसी को बता दो कि इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आई कैप है, तो कैसे रखा होगा, वो रख देगा ये ऐसे। ये बोलने से काम नहीं चलेगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड और इसका आउटवर्ड अपोजिट है। अगर मैंने इस सरफेस को यहां पर कंसीडर करा है तो ये ऐसे है, और इस सरफेस को कंसीडर करूंगा तो वो ऐसे आएगा, और ऐसे का मतलब हो गया माइनस आई कैप। और अगर इस टॉप को कंसीडर करा, इस ऊपर वाले पोर्शन को कंसीडर करा, तो ये एरिया वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा जे कैप। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई प्लेन है एक्स वाई, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, के कैप। अगर कोई प्लेन है वाई जेड, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आई कैप। अगर कोई प्लेन है जेड एक्स, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जे कैप। वाई जेड एक्स वाई और जेड एक्स क्या है, ये प्लेन। तो बोले इसके लिए कौन सा एरिया वेक्टर था, पहले बताओ प्लेन कौन सा था, ये कौन सा प्लेन है, ये बॉडी है जेड वाई प्लेन में, ये प्लेन जेड वाई है, जेड वाई है, तो ये सही हो गया। इसका मतलब एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर यहाँ पर आपने ये छोटा सा एरिया कंसीडर करा है, तो आपको एरिया वेक्टर कैसा लेना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये है एरिया वेक्टर, ये है हमारे डी ए का एरिया वेक्टर। यूनिट वेक्टर से समझा है मैंने इस डायरेक्शन को। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करा था एरो, तो ये एंगल क्या है, थीटा।
क्या अब हम EDA cos थीटा का मीनिंग समझ गए? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपने इस सरफेस को ऐसे रखा है तो ये एंगल जो है ये हमको फॉर्मूले में नहीं अप्लाई करना है। यू कैन से दैट कि ये थीटा है और ये अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर किसी ने आपको अल्फा दिया, जो कि वो अल्फा ही देगा, 90 माइनस अल्फा करके उसका फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बोले क्यों देगा वो अल्फा, थीटा क्यों नहीं देगा? वो बोलेगा दिस शीट इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने आपको ये एंगल दिया है, अगर 30 है तो फॉर्मूले में कौन सा लगने वाला है? 60। वो बोलेगा दिस शीट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप परपेंडिकुलर सोच के थीटा की वैल्यू 90 नहीं रख सकते, अल्फा की वैल्यू 90 रखोगे तो थीटा 0 है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस भैया। अगर कोई लाइंस हवा ऐसे जा रही है और आप इस पर मैक्सिमम इफेक्ट देना चाहते तो ऐसे तो रखोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, तो मैक्सिमम हवा जानी चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है ये तो, है ना। तो अब मैंने जब यहां पर इसको लिख दिया तो मैं आराम से इसके केस में समझ गया कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री है, तो इसका मतलब अल्फा क्या रहा होगा? 90 डिग्री। और थीटा 0 का क्या मतलब हो गया? कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 का क्या मतलब हो गया? कॉस थीटा 1 का क्या मतलब हो गया? अपनी पोजीशन सरकानी बढ़ती भैया, ठीक है, मेन स्ट्रीम नहीं रुकना चाहिए, दैट्स वाई। कॉस थीटा 1 का क्या मतलब हो गया? कॉस थीटा 1 का मतलब हो गया कि फ्लक्स जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। कितना? ई ए। अगर किसी ने थीटा का वैल्यू 90 बोला तो क्या मतलब है इस बात का? अल्फा 0 है, यानी शीट कैसे रखी होगी? लेटी हुई रखी होगी। और अगर ऐसा है तो थीटा से कॉस थीटा कितना हो गया? 0। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया? 0। अगर किसी ने थीटा को 180 ले लिया, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर शीट ऐसी है और आप इस सरफेस की बात कर रहे हो, इस सरफेस की बात कर रहे हो, अल्फा मत देखना है, अल्फा भी ऐसा ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा, तो आप बोलोगे कि cos 90 कितना हो गया, सॉरी cos थीटा कितना हो गया? -1। सो फ्लक्स कितना हो गया? -EA। अब है ना, अपना ध्यान लगाना इस बात पे कि ये तो है प्लस का और ये है माइनस का। पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है? आउटवर्ड फ्लक्स। पॉजिटिव फ्लक्स इंडिकेट्स आउटवर्ड और नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? इनवर्ड। फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर? फ्लक्स इज ए वेक्टर और स्केलर, ये स्केलर है। क्या यूनिट है इसका? इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलाम और साथ में मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम और साथ में मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये स्केलर है तो पॉजिटिव हो सकता है? हाँ। पॉजिटिव फ्लक्स क्या डिनोट करेगा? आउटवर्ड। नेगेटिव फ्लक्स क्या डिनोट करेगा? इनवर्ड। जीरो फ्लक्स क्या डिनोट करेगा? जीरो के कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। जीरो के कई मतलब हो सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, एरिया ही नहीं है, ई और ए, बट यहाँ पर अपन एंगल के रेफरेंस में कह रहे हैं। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मान लो ये आपने कोई बॉडी रख रखी है, तो इससे फ्लक्स अंदर आ रहा है, 5 लाइन अंदर आ रही हैं और यहाँ से 5 लाइंस बाहर जा रही हैं।
तो इनकमिंग और आउटगोइंग टोटल कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो ई नहीं है, दूसरा मतलब हो सकता है ए नहीं है, जो कि एब्सर्ड बात है, बात ही अपन फील्ड की कर रहे हैं। और एक मतलब हो सकता है कि थीटा, थीटा क्या रखा है यहाँ पे? 0 बताया था ना अभी, 90 डिग्री है। और एक मतलब क्या हो सकता है कि नेट फ्लक्स 0 है। 4 मतलब है इसके, जिनमें से 2 हमारे काम के नहीं है। टोटल ई 0 और ए 0, थीटा 90, ये समझ में आ गया। टोटल फ्लक्स, तो जब भी आपको यूनिफॉर्म फील्ड मिलेगा और आपने कोई बॉडी रखी, तो आप उसमें बोलोगे नेट इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये सपोज कोई एक बॉडी है रेंडमली, और ये रखी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसी भी बॉडी दे दी आपको, ठीक है, अंदर नहीं बना है। अब पूछा कि फाइंड नेट फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे? 0। अब बोलेगा 0 क्यों भाई? आपको इसका एरिया पता है क्या? आपको एरिया का साथ एंगल वेक्टर पता है क्या? कुछ नहीं पता, नहीं पता, पर हमारा कॉमन सेंस है। हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है कि जितना आ रहा है φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू 0, हमको ये पता है कि इन वाला और आउट वाला बराबर होगा माइनस में। ठीक है, अब एरिया पता हो या नहीं पता हो, पर हमने कॉमन सेंस लगा के हमारी बत्ती जला ली। अब ये जो बत्ती जली है, अगर जली है तो देखो इसके कई क्वेश्चंस मिलेंगे। नीट वाले बच्चों को तो अगर आप पीवाई क्यू देखोगे ना, तो इसको आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें नेट फ्लक्स पूछते हैं अजीबोगरीब शक्ल देखकर। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अपन को आंसर अपना 0 मिल ही जाएगा। देखो जैसे ये एक हमारे को हेमीस्फेरिकल बॉडी दी। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना और कैसे करके बताता हूँ। क्या होता है, अपन सिमेट्रिक बना देते हैं तो दिमाग मैथमेटिक्स में चला जाता है। ये ऐसी कोई चीज़ है ये ना, आलू वाली रखते हैं ना, ऐसे सब्जी वगैरह रखते हैं, ऐसे जाला है, इस तरह का नेट है ये। और इस नेट में पूछा कि ये जो नेट है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। तो ये जो नेट का कर्व सरफेस है, इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? ठीक है, आप इसकी लैंग्वेज पे ध्यान रखना, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। कहीं आप लाइन्स देख के समझाओ, वो ह्यूमन एरर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। पूछा है क्वेश्चन में कि इससे जो ये कर्व सरफेस है ना, इससे जाने वाला फ्लक्स बताना है, और इसका रेडियस है आर। तो अभी अभी मैंने आपको एक गरीब व अजीब शक्ल बना के बताई थी इसमें, क्या? कि टोटल फ्लक्स 0 कब? यूनिफॉर्म में। तो अगर मैं इसके इस प्लेन सरफेस के फ्लक्स को लिखता हूं पीएस, तो बच्चों मुझे ये बात तो पता चली चुकी है कि फाई टोटल इज इक्वल टू फाई पीएस प्लस फाई कर्व सरफेस, है ना, और टोटल क्या है? 0। फाइंड करना है कर्व सरफेस का, बट इसका फाइंड करना इजी होगा प्लेन का। क्यों इजी होगा? क्योंकि प्लेन के लिए तो इनकमिंग फ्लक्स है, तो मैं लिखूंगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि इनकमिंग है तो मैं माइनस लिख देता हूँ। पर मुझे पूछा किसका था? कर्व सरफेस का, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लस ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत पहले सीपीएमटी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसका जो टेक्निकल फॉर्म है, जो नया सा फॉर्म है, वो ऐसा कुछ, ये एक हेमीस्फेयर रख दिया मैंने, और क्वेश्चन अभी भी वही है, कर्व सरफेस का।
तो आप सोचो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है ना, तो क्या ये जो डिस्कशन मैंने यहां बनाया है वो इसके लिए वैलिड नहीं है? वो एग्जैक्टली वैलिड है, कहीं कोई समस्या नहीं है इसकी वैलिडिटी में, जरा सा भी डाउट मत लगा देना आप, है ना। इसकी वैलिडिटी को बिल्कुल भी डाउटफुल केस मत बना देना। अगर इन्होंने पूछा है इस कर्व सरफेस का आंसर बताओ, तो आप बोलोगे यही जो यहां लिखा है। अब आप इसका एक कंक्लूजन बना लो अपने ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, क्या कि जब भी आप यूनिफॉर्म फील्ड में जा रहे हो, यूनिफॉर्म फील्ड में जा रहे हो, यूनिफॉर्म फील्ड में, और एज एन ऑब्जर्वर यहां खड़े हो जाओ, आप ये सोचो कि ये ऑब्जर्वर है हमारा कोई, आप ही हो ये, यू, ठीक है। तो इसको ये बॉडी कैसी दिखेगी? अगर मैं आपको इस चीज को दिखाऊं तो ये चीज आपको कैसी दिखेगी एग्जैक्टली सामने से, अगर कैमरे की पोजीशन से अलाइन करता हूं तो बहुत ही कम लोगों को ये ऐसा दिखने वाला था। इस चीज को मान लो मैं दिखाता हूं यूं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पतला तार है, जबकि इसको चेंज करूंगा तो मैं, ये क्या है, एक स्केल बना हुआ है, ये रूलर बना हुआ है एक। समझ में आया? हम बॉडी को देखकर व्यू देखेंगे ना अगर उसका, तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो चीज है क्या, जब तक वो आपको पूरी डायमेंशंस खोल के ना दिखाता हो कोई भी। तो यहां जो आपने फाइव लिखा है बच्चों, वो क्या आएगा, वो आप ढंग से देखोगे तो वो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ये प्रोजेक्टेड एरिया, एरिया क्या है इसका, सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। चलो अब इतनी बात हो गई, ज्यादा नहीं बोलता इस पे मैं। बट जैसे ही मान लो मेरे को ये बॉडी किसी ने ऐसे रख के दी, वही हेमिस्फेयर है आर रेडियस का, क्वेश्चन अभी भी वही है, इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स बताना है। अब आप इस वाले कॉन्सेप्ट को जो यहां सीखा ना, प्रोजेक्टेड एरिया, इसको लगाओ, इस वाले ऑब्जर्वर को ये चीज क्या दिखाई देगी अगर मान लो मैं इसका इतना पोर्शन ढक देता हूं। गौर से देखो, ये मैंने ढक दिया आधा, तो ये आपको स्फेयर दिखेगा या सेमी सर्कल दिखेगा? जो पता है ना उस पे मत जाना, मैं बोल रहा हूं जो दिख रहा है उसको बताना। तो ये हमको सेमी सर्कल दिखने वाला है, क्या दिखेगा, सेमी सर्कल। तो अगर मुझे इसके 5 CS का आंसर चाहिए, क्योंकि चाहिए, तो मैं लिखूंगा ई पाई आर स्क्वायर बाय। देखो अगर ये बात समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, बाकी बोर्ड के लिए तो ये है नहीं इतना काम का, ज्यादा स्ट्रेस मत देना इस पे, थोड़ी सी टेक्निकल बात है। छोटी सी, ठीक है। तो हमको क्या देखना होता है, ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। बस प्रोजेक्टेड एरिया आपको पता चल गया तो इसका काम हो गया है, और इसमें कुछ है नहीं। इसके ऊपर बेस्ड बोर्ड वाले क्वेश्चन एग्जांपल देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू आई कैप डी जे कैप -4 k कैप न्यूटन पर कूलाम। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विथ ए डिस्क ऑफ रेडियस 10/√π cm placed in XY प्लेन। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बता दी इसमें। अब ये किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला भी हो सकता है, केस स्टडी वाला भी हो सकता है। अब आपको इसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है, इसको पढ़ना आता है ना उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा ये। रेडियस
प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले डिकोड करो एरिया वेक्टर क्या आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत इजी है। फॉर्मूला तो सिंपल सा है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, या और भी बेटर लिखे तो ई डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है जस्ट। अब ई बताना है हमारा काम, ई तो दिया हुआ है, एरिया बताना है हमको। तो एरिया क्या लिखूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पाई इंटू टेन बाय रूट पाई का स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर देंगे। सेंटीमीटर है ना, तो -2 और इसको आप स्क्वायर कर दो। मजेदार बात है, सेक्शन क्या लिखनी है, तो आप जब इसको एरिया वेक्टर बनाने वाले हो तो आप इसको लिखोगे, एक्स वाई प्लेन है। अभी आपको याद हो मैंने बताया था एक्स वाई प्लेन मतलब, एक्स वाई प्लेन मतलब कौन सा, ए कैप। तो जस्ट ये हो गया ए कैप, बस इतना सही काम था इसमें। मैंने डेटा बहुत इजी लिया है, पाई से पाई का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -2 और ए कैप ए। और फ्लक्स की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिख देंगे, डॉट प्रोडक्ट 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप डॉट 10 की पावर -2 ए कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई डॉट के क्या होता है, जीरो, जे डॉट के क्या होता है, जीरो, तो के डॉट के आएगा ओनली। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ये हो गया फ्लक्स। अब ये एक्स वाई प्लेन की जगह कोई भी प्लेन लिखा होता ना, तो आप उसमें बस क्या चेंज करते, आई कैप, ये कैप या के कैप, बस इतना सा काम आपको इसके लिए करना है। ठीक है, तो फ्लक्स के क्वेश्चन इससे ज्यादा वैरायटी नहीं लेते, मतलब और भी ले रहे हैं। चलो एक और अपन देखते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है और मुझे लगता है कि वो अच्छा भी क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हम्म एक क्यूबाइड है, वो प्लेस्ड है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक क्यूबाइड को रखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, वो बताता हूँ अभी मैं क्या। तो सपोज वो क्यूबाइड है ऐसा, थोड़ा क्या डायग्राम सुंदर बनता है ना, तो देखने में और करने में अच्छा लगता है बस। और अगर अपन लाइंस के फॉर्म ले रहे हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो सीधा बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा, ये हो गया। ठीक है, ये साइड आपको दे रखी है, और थोड़ा बड़ा बना दे इसको, कॉम्पिटेंसी बेस बना दे, बड़े आंसर टाइप का बना देते हैं। देखो जैसे ये है पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ये ओरिजिन है। ये आपको डायमेंशन दे रखी है 1 2 3, 3 है ये, 4 मीटर ही मान लेते हैं। ये डायमेंशन दे रखी है 1, और ये डायमेंशन है आपके पास 3, मतलब
जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट है, एक स्क्वायर जो आ रहा है वो 1 यूनिट डिनोट कर रहा है, बस इतना। ठीक है, तो क्यूबाइड फॉर्म हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E नॉट एन एक्स आई कैप। सबसे पहले तो ये देख के बताएं, ये गिवन फील्ड है हमारा न्यूटन पर कूलम, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड नेट फ्लक्स। फाइंड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस डायग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो और ये बताओ कि यहां पर फील्ड जो आएगा वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। फील्ड है जो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये आपको इसमें देखना है। तो मेरे को लगता है कि जैसे ही हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा, सपोज tan x आई कैप लिखा है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x की वैल्यू 1 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 10, x की वैल्यू 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 20। मेरा मतलब है फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होते ही ये कंफर्म हो गया, आंसर नॉन जीरो आएगा टोटल। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता, अगर इसमें एक्स नहीं लिखा होता, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, गायब कर दो उसको। यहां से लेके यहां तक का जो गैप है ना, ये आपको कितना मिला हुआ है, 2 ब्लॉक है ना, तो 2। हाँ, अब इसके बाद आपको देखना है यहां पर कितनी सरफेसेस हैं। एयर टोटल, लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस आर कितनी है, 6। 6। अब हमारे काम की कितनी है, हमारे काम की मतलब यहां का फ्लक्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या, किसी का फ्लक्स जीरो भी होगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जीरो होगा। अब देखो कैसे, ऐसा ही एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, बस क्वेश्चन के फॉर्म को समझने के लिए अपन यहाँ पे बना रहे हैं। अब जैसे ये वाली सरफेस ली मैंने, टी आर, इसको पकड़ो यहाँ पे, और अब इसका एरिया वेक्टर ढूंढो। ये एरिया वेक्टर कौन सा है, जे कैप। जो इसके लिए हो रहा है ना, वो इसके एग्जैक्टली नीचे वाले के लिए हो रहा है। तो जे कैप का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो इसके नीचे वाले का क्या आएगा, 0। डन। अब जो सरफेस में बोलने वाला हूं ना, उसको ढंग से देखना, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ये वाला। इस एबीसीडी का एरिया वेक्टर आपकी तरफ आएगा, पॉइंटेड आउटवर्ड। एबीसीडी का एरिया वेक्टर क्या आएगा, के कैप। एबीसीडी का एरिया वेक्टर क्या मिलने वाला है, ये बाहर की तरफ आएगा, ये दैट इज के कैप। अब जो इसके लिए हो रहा है ना, वो इसके एग्जैक्टली पीछे वाले के लिए भी हो रहा है। एक मैं आपको क्यूबॉइड के किसी एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो ये एक मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉइंट कर दिया हमने ऐसे इधर की तरफ, ये। अब इसमें से ये वाली सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो टोटल कितना हो गया, नेट क्या हो गया, 0। इसका एरिया वेक्टर जो आपको दिख रहा है वो ऐसे आ रहा है, पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, और ये जो यहां आ रहा है वो इधर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स हो जाएगा क्या, 0।
इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये और ये ही कोऑपरेट करेंगे। इसके लिए अगर डायरेक्शन ऐसे है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जो आएगा पॉजिटिव और इसके लिए फ्लक्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो 6 सरफेस है ना, इनमें से मैं टोटल जब फ्लक्स लिखूंगा फाई टोटल, तो फाई 1, फाई 2, फाई 3, फाई 4, फाई 5, फाई 6। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा अब कि ये क्यों 0 हुआ, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे थीटा क्या है 90, तो फाई क्या हो जाएगा इन सब का 0। हमारा काम किसका है, सिर्फ फाई 1 और फाई 2 का। फाई 1 किसको बोल रहा हूं मैं, फाई 1 देखो, फाई 1, फाई 1 को आप समझो एरिया है सरफेस कौन सा, ए पी एस डी, फॉर ए पी एस डी। दोबारा से डायग्राम में देख लो आप इसको, ए पी एस डी कौन सा वाला सरफेस बोला जा रहा है, दिस वन, ये। इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 180, नेगेटिव है, वैसे ही आपको पता चल रहा है। और फाई 2 बोलूंगा मैं इस वाली सरफेस को, इस वाले को, ये कैसा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद भी एक चक्कर पड़ेगा, वो थोड़ा सा ढंग से देखने का है। तो ए पी एस डी सरफेस आ गया समझ में आपको, और ए पी एस डी सरफेस वी कैन राइट फ्लक्स इज इनवर्ड। तो फाई 1 ई और एरिया पूरा लिखेंगे ना बोर्ड के हिसाब से, तो ये लिखना पड़ेगा cos 180। तो आप क्या लिखेंगे ई, सबसे पहले ई 10 एक्स। जरा गौर से देख के बताओ कि यहां से यहां तक में एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, इस वाले पर 1, यहाँ पे 2, तो एक्स की वैल्यू 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डायरेक्शन तो आई गई थी। ए कितना लिखें, इस वाली सरफेस का एरिया कितना है 1 इंटू 3, तो 3 हो गया, 1 इंटू 3, और डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप के साथ एरिया वेक्टर मिलके तो गायब ही हो गया है, तो अपन को खाली कितना लिखना है 60, माइनस का 60, मिनट में मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया है, इसको फिर से आप पॉइंट कर लेना भाई, हर बार आपके पास कंफ्यूजन की कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। बच्चों को क्या बहाना चाहिए होता है कंफ्यूज होने का। फाई 2, फाई 2 अगेन ई ए कॉस 0 डिग्री, कबर पॉजिटिव फ्लक्स है। फाई 2 किसको बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फॉर कौन सा सरफेस था वो, बी क्यू आर सी, फ्लक्स इज आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स है। तो फाई 2, अब E2, अब E2 की कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में x की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहां पर कितनी हो गई 3, 4, 5, 6। तो हमारा टारगेट तो ये वाला सरफेस है ना, ये वाले सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी है 6, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 10 इंटू 6, बस क्या काम। अब इसको जब डॉट करेंगे तो लिखेंगे 10 6, एरिया, एरिया 3 है ही, पॉजिटिव फ्लक्स आ ही रहा है, कितना हो गया ये 180 प्लस का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। और हमको क्या चाहिए, वी वांट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया प्लस 120
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब, दैट इज अवर टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, टोटल फ्लक्स। इसके आगे की क्लास में हम इसके गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के साथ ही हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, इसका डाइपोल के अलावा का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अब इतने वाले पोर्शन को एक बार रिवाइज करो। हम आते हैं जस्ट अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।